चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 13 को, दैट इज सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसीडरेशन। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसीडरेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और एनवायरमेंटल कंसीडरेशंस हमारे क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स एंड क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्लोज्ड लूप जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या है, उसके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स एंड क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस एंड ग्रीन प्रोक्यूरमेंट, कार्बन फुटप्रिंट मेजरमेंट एंड रिडक्शन इन द सप्लाई चेन, लाइफ साइकिल असेसमेंट एंड प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप इन मटेरियल कंट्रोल। तो अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल की बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं हमारे को? सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स हमारे को बोलते हैं, और जो क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होते हैं ये दोनों जो हैं इंटर रिलेटेड कंसेप्ट हैं, एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो उनका एम क्या होता है? उनका एम होता है मैक्सिमाइज करना रिसोर्स की एफिशिएंसीज को। उनका काम है ये क्या कि रिसोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना, मिनिमाइज करना किसको? वेस्ट को, और प्रमोट करना सस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन और कंजप्शन सिस्टम को। तो ये क्या काम करते हैं? सर्कुलर इकोनॉमीज प्रिंसिपल हैं ये किसके ऊपर काम करते हैं? रिसोर्स की एफिशिएंसी के ऊपर, ये उसके वेस्ट को मिनिमाइज करते हैं और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है, तो ये आता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल एंड क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक करके हम इसको जानते हैं कि क्या है सर्कुलर इकोनॉमीज का प्रिंसिपल। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या बोलती है हमारे को? सर्कुलर इकोनॉमी जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम डिजाइंड है जो कि एलिमिनेट करता है वेस्ट को और प्रमोट करता है कंटिन्यूअल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कॉन्टिन्यूस जो यूज होते हैं हमारे रिसोर्सेज इन क्लोज्ड लूप। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये कॉन्ट्रास्ट करता है आपका किसके साथ में? ट्रेडिशनल लीयर इकोनॉमी के साथ में, जहां पर प्रोडक्ट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जहां पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं बाय क्रिएटिंग वन वे फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। हम क्रिएट करते हैं एक ही तरफ का फ्लो रिसोर्सेज का, फ्रॉम एक्सट्रैक्शन टू डिस्पोजल, जहां से वो प्रोडक्ट निकल के आता है और जहां पर वो प्रोडक्ट खत्म होता है, दैट इज डिस्पोजल। इन अ सर्कुलर इकोनॉमी, अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो रिसोर्सेज जो हैं उनको रखा जाता है किसमें? फॉर ए लॉन्ग पॉसिबल, एक लॉन्ग पॉसिबल के लिए इसको रखा जाता है। और क्या करते हैं इसमें? जब एंड ऑफ द प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जब खत्म होती है, प्रोडक्ट की जब लाइफ खत्म होती है, तो इसका जो मटेरियल जो होता है वो रिसाइकल किया जाता है रीपर्पज के लिए, दोबारा यूज करने के लिए, और जिसको हम क्या कहते हैं? रीयूज करने के लिए, और क्रिएट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट और रीजनरेट नेचुरल सिस्टम। तो ये आता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल के बीच में। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जो क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है वो फोकस करती है आपकी ऑन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल के ऊपर ही ये काम करती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ में। इनटू सप्लाई चेन ऑपरेशंस, ये क्या करती है? सप्लाई चेन ऑपरेशंस के ऊपर काम करती है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं आपके? इसमें सप्लाई चेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और ये ऑप्टिमाइज करता है आपका रीयूज को, मैन्युफैक्चरिंग को, और क्या करता है? रिसाइकलिंग करता है प्रोडक्ट की एंड मटेरियल की। और उसके बाद क्या करता है? ये मिनिमाइज करता है अमाउंट ऑफ वेस्ट को। दोनों का काम क्या है? मिनिमाइज करना वेस्ट को और मैक्सिमाइज करना एफिशिएंसी को।
क्लियर है? रिसोर्स की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हैं और क्या करते हैं, आप मिनिमाइज करते हैं आपके वेस्ट को, अमाउंट ऑफ जो वेस्ट होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। तो क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा फोकस जो रहता है वो हमारा रहता है कि चेन ऑपरेशंस के ऊपर हमारा फोकस रहता है, एक के साथ दूसरे को जोड़ा जाता है और उसमें सप्लाई चेन प्रोसेसेस जो होते हैं उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, रीयूज करते हैं किसका, मटेरियल का, या रिसाइकल करते हैं मटेरियल को या प्रोडक्ट को, और मिनिमाइज करते हैं हम किसको, वेस्ट को। तो यह आ जाता है आपका क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चलिए इसके बाद हम पार्ट 2 को पढ़ते हैं, दैट इज सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस एंड ग्रीन प्रोक्यूरमेंट। अगर सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस एंड ग्रीन प्रोक्यूरमेंट की हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं जो सस्टेनेबल सोर्सेज रहेंगे, जो काफ़ी टाइम तक हमारे सोर्सेज चलने वाले हैं, सदीवी जो सोर्सेज हैं उनकी हम बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे, ग्रीन प्रोक्यूरमेंट, जो हमारे लिए एक जैसे कि हमारी ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं, जो प्रोक्यूरमेंट जो खरीद हमारी ग्रीन रहती है, एवर ग्रीन जो रहती है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो याद आता है आपका सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस एंड ग्रीन प्रोक्यूरमेंट। चलिए आप सस्टेनेबल सोर्सिंग एंड प्रैक्टिस सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस एंड ग्रीन प्रोक्यूरमेंट की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो प्रैक्टिस होते हैं इन मटेरियल कंट्रोलर, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल एस्पेक्ट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैनेजमेंट में। और इनका काम क्या होता है, ये रिड्यूस करते हैं आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो पड़ता है उसको क्या करते हैं, ये कम करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ये हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती हैं हमारे समाज के प्रति, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती हैं उनको ये प्रमोट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। और मटीरियल कंट्रोलर जो है एक क्रूशियल रोल जो है वो अदा करता है, किसमें, इंश्योरिंग द मटेरियल acquired by the organization align with sustainable goals। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को अचीव करने के लिए जो मटेरियल कंट्रोलर जो है वो एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल अदा करता है मटेरियल की अक्वायर्ड के लिए, मटेरियल की अक्वायरमेंट के लिए, और किसके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अलाइनमेंट के लिए विद सस्टेनेबल गोल्स के लिए। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस एंड ग्रीन प्रोक्योरमेंट की। तो सस्टेनेबल सोर्सिंग जो है वो इन्वॉल्व करते हैं आपके प्रोक्योरिंग गुड्स को, जो उनके बीच में जो गुड्स आती हैं, जो हमारा सामान आता है उसको इन्वॉल्व करती हैं। और ये सर्विसेज जो होती हैं इस मैनर में होती हैं कि वो मिनिमाइज करती हैं आपकी नेगेटिव सोशल्स को, कि जो हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना छोड़ जाए, उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। वो या इन्वायरमेंटल को जो है वो मिनिमाइज करती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को या मैक्सिमाइज करती है आपकी बेनिफिट्स को, कि उस मटेरियल को जो है हम बार बार यूज़ कर सकें, उसको हम दोबारा से यूज़ करें और वो मटेरियल जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे पास में रहे। तो यह आ जाता है आपका सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस के बीच में। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रीन प्रोक्योरमेंट। अच्छा, सस्टेनेबल सोर्सिंग के बीच में सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस के बीच में हमारे पास आता है सप्लायर इवेल्युएशन, लोकल सोर्सिंग, सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स, उसके बाद लाइफ साइकिल असेसमेंट। इनको एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले सप्लायर इवेल्युएशन। अगर सप्लायर इवेल्युएशन की बात करें तो मटेरियल कंट्रोलर जो होता है उसमें असेस किया जाता है पोटेंशियल ऑफ अ सप्लायर बेस्ड ऑन देयर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। उसकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जो है उसका असेसमेंट किया जाता है, उसके पोटेंशियल को समझा जाता है, किसके, सप्लायर को। और लेबर प्रैक्टिस को समझा जाता है, कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी की कमिटमेंट्स को समझा जाता है
और ये प्रायोरिटाइज करता है आपका सप्लायर को, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है आपका इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को। किसको? इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को। और क्या करता है? फेयर लेबर प्रैक्टिस को और एथिकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स को। तो ये आ जाता है आपका सप्लायर वैल्यूएशन के अंदर। इसके बीच में हम क्या करते हैं? इसमें प्रायोरिटीज दी जाती है आपकी सप्लायर्स को, जो जिसमें इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को रखा जाता है, उसकी वैल्यूएशंस को रखा जाता है, और फेयर लेबर प्रैक्टिस को रखा जाता है कि प्रैक्टिस जो होती है, जो आपका लेबर जो है, जो उसको यूज करने वाला है, उसका बिल्कुल फेयर यूज करे, उसका फेयर प्रैक्टिस में यूज करे। जो जो हमारे को मटेरियल यूज करना चाहिए वही मटेरियल यूज करे, उसी मटेरियल को यूज करे जो हमारे लिए इको फ्रेंडली है, उसी मटेरियल को यूज करे। और कुछ आपके एथिकल सोर्सेज ऑफ सोर्सिंग आते हैं इसमें रॉ मटेरियल में, लाइक हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है उसका यूज किया जाए या उसको हम प्रोसेस करें। इसके बाद हम बात करते हैं लोकल सोर्सिंग की। तो अगर लोकल सोर्सिंग की हम बात करें तो ये प्रायोरिटाइज किया जाता है, इसमें प्रायोरिटी दी जाती है लोकल सप्लायर्स को, जो रिड्यूस करते हैं किसको? कार्बन एमिशंस को जो है तो रिड्यूस करते हैं। जो एसोसिएटेड्स होते हैं किसके साथ में? आपके ट्रांसपोर्टेशंस के साथ में, आपके लोकल इकोनॉमीज के साथ में, और क्या और इसमें कुछ कार्बन फुटप्रिंट्स में, लाइक आपके जैसे कि फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन फुटप्रिंट निकलता है आपके फैक्ट्री से, फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट निकलता है, वो उसको जो है कम करने के लिए उसको क्या कहते हैं? हम लोकल सोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि कार्बन फुटप्रिंट्स को जो है, कार्बन की एमिशंस को जो है तो कम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम बात करते हैं तो जैसे कि आप देखते हैं यार, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा किससे निकलती है? व्हीकल से हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। उसके लिए हम आजकल आपने देखे होंगे नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हम यूज़ करते हैं। लोकल सोर्सिंग के बीच में क्या आता है? उसमें आता है कि हम कार्बन एमिशंस को जो है तो कम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट जो कि हमारा कहाँ से निकलता है? लोकल इकोनॉमी से निकलता है या हमारा ट्रांसपोर्टेशन से निकलता है। तो ये आ जाता है आपका लोकल सोर्सिंग के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स की। तो सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ सर्टिफिकेशंस रहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं। मटेरियल कंट्रोलर जो होता है वो सर्टिफिकेशन उनके लिए देखता है, किसके लिए? फेयर ट्रेड के लिए। और फॉरेस्ट स्टीवार्ड काउंसिल जो होती है इन सर्टिफिकेशंस को जो है वो प्रोवाइड करती है, दैट इज फॉरेस्ट स्टीवार्ड काउंसिल, FSC, फॉरेस्ट स्टीवार्ड काउंसिल। और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है वो इंश्योर करती है सोर्स मटेरियल जो कि मीट करते हैं आपके स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया। क्लियर? तो इनकी सर्टिफिकेशंस, इसके स्टैंडर्ड्स कौन प्रोवाइड करता है? आपका फेयर ट्रेड फॉरेस्ट स्टीवार्ड काउंसिल, दैट इज FSC, फॉरेस्ट स्टीवार्ड काउंसिल। क्लियर? चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं आपको ताकि आपको ना भूले, दैट इज F S C, फॉरेस्ट स्टीवार्ड काउंसिल। क्लियर? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट की। लाइफ साइकिल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो मटेरियल कंट्रोलर जो होता है वो कंसीडर करता है द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या करता है? मटेरियल कंट्रोलर में हम अध्ययन करते हैं किसका? इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट का, फ्रॉम रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्शंस होती है वहां से लेकर टू द डिस्पोजल, जहां पे उसका डिस्पोजल होता है, जहां पे वो खत्म होता है, जहां पे उसको
जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे वो यूज़ करने के लायक नहीं रहता है। तो उसका असेसमेंट करते हैं हम किसके थ्रू, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी उसमें समझा जाता है और इसमें सेलेक्ट किया जाता है मटेरियल्स को विद लोअर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, लोअर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट के अकॉर्डिंगली थ्रू दियर लाइफ साइकिल। क्लियर है? तो ये आ जाता है आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट के बीच में। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन प्रोक्यूरमेंट की। ग्रीन प्रोक्यूरमेंट जो होता है, जो कि ग्रीन प्रोक्यूरमेंट है, ग्रीन प्रोक्यूरमेंट फोकस करता है आपका परचेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर दैट हैव मिनिमम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसमें बहुत कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रहता है थ्रू दियर लाइफ साइकिल। किसके प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली उसमें इन्वायरमेंटल बहुत कम इम्पैक्ट रहता है, उसको जो है तो उसके ऊपर फोकस रहता है आपका किसमें, ग्रीन प्रोक्यूरमेंट में। और इसमें उसका इंटायर लाइफ साइकिल को जो है तो समझा जाता है। मटेरियल कंट्रोलर जो होता है, जो मटेरियल कंट्रोलर्स जो होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं आपके ग्रीन प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिस को इनटू दियर परचेजिंग प्रैक्टिस, इनटू दियर परचेजिंग डिसीजंस और टू रिड्यूस द वेस्ट। उनमें परचेजिंग का डिसीजंस आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, वेस्ट को रिड्यूस करने के कुछ फॉर्मूलाज, कुछ टेक्निक्स का यूज हम करते हैं। और क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज को एंड मिटिगेशंस, कुछ मिटिगेट करते हैं हम इन्वायरमेंटल हार्म को। कुछ टेक्निक्स का जो है तो हम यूज करते हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने इन्वायरमेंट को जो है तो शांति प्रदान करते हैं। उसको क्या करते हैं हम, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का जो है यूज करते हैं। अब जानते हैं कि कैसे जो है ग्रीन प्रोक्यूरमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रीन प्रोक्यूरमेंट में हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर एनर्जी एफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं, वेस्ट रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और सप्लायर कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मटेरियल कंट्रोलर जो होता है वो प्रायोरिटाइज करता है प्रोडक्ट्स को जो कि मेड होते हैं आपके रिसाइकल मटेरियल से। हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे को रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज करना है या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करना है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना है। लाइक जैसे सबसे बड़ा उसका एग्जांपल सन है, या कुछ विंड एनर्जी का जो है हम यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, हमारा सन, जो कि सदी रहने वाला है, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसमें हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं विद मिनिमम पैकेजिंग, दैट इज मिनिमल पैकेजिंग। और पैकेजिंग जो होती है वो किसके थ्रू, रिसाइकलेबल और रीयूजेबल मटेरियल्स का यूज करके हम इसका यूज करते हैं या उसको पैकेजिंग करते हैं। उसकी एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए जो हम पैकिंग का यूज करते हैं तो उसका करते हैं जो कि रिसाइकेबल मटेरियल हो या रीयूजेबल मटेरियल हो। क्लियर, ये आ जाता है आपका इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बीच में। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो मटेरियल कंट्रोलर जो होता है वो ऑप्ट करता है फॉर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को एंड इक्विपमेंट जो रिड्यूस करते हैं आपके एनर्जी कंजप्शंस को, जो एनर्जी को कम करने की जो है वो कंजप्शन करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान और डेली ऑपरेशंस के दौरान। तो इसमें क्या करते हैं, एफिशिएंट प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं और इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं हमारे एनर्जी कंजप्शंस को। वो आ जाता है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर। हमारा इसमें फोकस किसके ऊपर रहता है कि एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। हमारे को कम एनर्जी के अंदर जो है तो ज्यादा काम करना है
उसमें कंजप्शन जो है वो कम करनी है, किसकी, एनर्जी की कंजप्शन कम करनी है और काम को ज़्यादा करना है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान या डेली ऑपरेशंस के दौरान हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं वेस्ट की रिडक्शन के बारे में। तो वेस्ट की रिडक्शन की बात करें तो मटेरियल कंट्रोल्स जो होते हैं हमारे, कोलैबोरेट करते हैं आपके किसके साथ में, सप्लायर्स के साथ में, जो कि मिनिमाइज करते हैं आपके पैकेजिंग वेस्ट को। और उसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाता है बाय इजीली रिसाइकलेबल और कंपोजिटेबल मटेरियल को जो है तो सिलेक्ट किया जाता है, या प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाता है जो कि कंपोजिटेबल होता है और रिसाइकलेबल होता है, जिनको हम दोबारा यूज करते हैं, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसके थ्रू जो है तो वेस्ट हमारा कम हो जाता है। वो वो और क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस को फॉर रिटर्निंग पैकेजिंग मटेरियल टू द सप्लायर फॉर रीयूज। हम उस मटेरियल का यूज करते हैं जिसको हम रिटर्न भी कर सकें, किसको, सप्लायर्स को, फॉर द पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर फॉर रीयूज, उसके रीयूज करने के लिए। क्लियर है? तो यह आ जाता है आपका वेस्ट का रिडक्शन। कुछ इस तरीके से हम वेस्ट का रिडक्शन करते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सप्लायर कोलैबोरेशन। सप्लायर के साथ जो है हमारा कोलैबोरेशन रहना चाहिए। मटेरियल कंट्रोलर जो होता है, मटेरियल कंट्रोल्स जो होता है वो वर्क करता है क्लोजली विद द सप्लायर, जो आइडेंटिफाई करता है आपका अपॉर्चुनिटीज को और इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी को। इसमें क्या आता है आपका, रिड्यूसिंग वाटर यूजेज, जिसमें हम वाटर का यूज जो है वो कम करते हैं, एमिशंस को कम करते हैं, और क्या करते हैं, वेस्ट की जनरेशंस करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इन सारी चीज़ों की जो है सस्टेनेबिलिटी को जो है हम इम्प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एमिशंस को, वाटर की यूजेज को, और क्या है, वेस्ट की जनरेशन को जो है हम यूज करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लियर है? यह आ जाता है आपका सप्लायर कोलैबोरेशन के अंदर, हम कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट मेजरमेंट एंड रिडक्शन इन द सप्लाई चेन। तो कार्बन फुटप्रिंट मेजरमेंट हम करते हैं और रिडक्शन इन सप्लाई चेन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अब कार्बन फुटप्रिंट मेजरमेंट एंड रिडक्शन इन सप्लाई चेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं। किसके लिए? ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ मटेरियल के लिए, या इनिशिएटिव जो हैं जो अडॉप्ट करते हैं बाय बिजनेसेस टू मिनिमाइज देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो बिजनेसेस के अकॉर्डिंगली जो है जो मिनिमाइज करते हैं हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं वो रेफर करते हैं आपके टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को जो है तो क्या करते हैं आपके, रेफर्स करते हैं, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट रेफर करते हैं आपके टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिटेड होती हैं आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, एमिटेड होती हैं या इनडायरेक्टली एमिटेड होती हैं, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यूजुअली जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, इक्विवेलेंट टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इसको किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है और मेजर किया जाता है एंड रिड्यूस किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट को इन सप्लाई चेन, जो कि इन्वॉल्व करता है आपका असेसिंग एंड मिटिगेशन एमिशंस जो होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं आपके किसके साथ, वेरियस स्टेजेस के साथ में, जिनमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं आपकी, प्रोडक्शन आती है आपकी, ट्रांसपोर्टेशन आती है आपकी,
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसके अंदर आते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के फुटप्रिंट्स को मेजर्स करते हैं, उनका रिडक्शन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या आपके ग्रीन हाउस गैसेज उसके अंदर आते हैं। चलिए एक एक करके उनके बारे में हम जानते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट्स जो है, जिनका मेजरमेंट एंड रिडक्शन इन सप्लाई चेन में हम पढ़ रहे हैं, उनमें हम क्या करते हैं, स्कोप डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि स्कोप डेफिनेशन क्या है, डाटा कलेक्शन क्या है, एमिशन कैलकुलेशन क्या है, उसके बाद एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग क्या है, सेटिंग टारगेट्स क्या है एंड एक्शन प्लान्स, और इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इनको एक एक करके बारी बारी करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप डेफिनेशन की। स्कोप डेफिनेशन क्या करता है आपका, ये डिटरमाइन करता है आपका बाउंड्रीज ऑफ द सप्लाई चेन, जिसको हम एनालाइज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्कोप को जानते हैं, हम बाउंड्रीज को जानते हैं, किसकी, सप्लाई चेन की, और इसमें इंक्लूड करते हैं हम इंटायर चेन फॉर फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, जो हर एक चेन को हम समझते हैं, इसमें हर एक स्टेजेस को समझते हैं हम, जिसमें मटेरियल की एक्सट्रैक्शन से लेकर उसकी एंड ऑफ द लाइफ डिस्पोजल तक जो है हमारा फोकस रहता है। और हमारा क्या रहता है फोकस, फॉर स्पेसिफिक स्टेजेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारा फोकस रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का हमारा फोकस रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो ये आ जाता है आपका स्कोप डेफिनेशन के अंदर। जैसे कि इसके बीच में हम अगर बात करें, तो हमारे जैसे क्लोथिंग के जो रिटेलर्स होते हैं, वो चूज करते हैं आपके कार्बन फुटप्रिंट को कुछ इस तरीके से जो है, अपने कपड़े को जो है तो वो चूज करते हैं कि उनको कम करना होता है आपका फुटप्रिंट्स को टू द इंटायर सप्लाई चेन इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। जहां से रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल ऑपरेशंस और कस्टमर्स यूज तक जो है वो उसको समझा जाता है। वो आ जाता है आपका स्कोप की डेफिनेशंस के बीच में, कि हम उसके स्कोप को जानते हैं। उसमें हम देखते हैं कि मटेरियल को एक्सट्रैक्शन से लेकर हम उसके डिस्पोजल तक जो है उसको करते हैं, उसके स्कोप को समझते हैं। क्लियर, उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। चलिए इसके बाद हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं। तो डाटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं डाटा फॉर ऑन एनर्जी कंजप्शन, फ्यूल यूजेस, फ्यूल का जो यूजेस रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंसेस एंड अदर रिलेवेंट एक्टिविटीज अक्रॉस द सप्लाई चेन। क्लियर है। एम्प्लॉय जो होते हैं वो वेरियस मेथड यूज करते हैं, लाइक उसमें आते हैं आपके सर्वेयर्स, सप्लायर रिपोर्ट्स आते हैं उसमें, और क्या आता है आपका एनर्जी बिल्स आते हैं उसमें, एमिशन इन्वेंटरीज आते हैं टू कलेक्ट एक्यूरेट डाटा। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो डिफरेंट ट्रेड से, लाइक वो सर्वेयर्स होंगे, सप्लायर के रिपोर्ट्स होते हैं, एनर्जी के बिल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों का जो है हमारे को इन्वेंट्री से लेकर हर चीज़ का जो है तो डाटा हमारे को कलेक्ट करना होता है, एक्यूरेट डाटा जो है हमारे को कलेक्ट करना होता है। क्लियर। और जैसे कि इसमें एक क्लोथिंग रिटेलर्स जो होता है उसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो उनको डाटा जो होता है तो मेंटेन करना होता है, एनर्जी कंजप्शन से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंसेस से लेकर, फ्रॉम फैक्ट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक, और एमिशन फ्रॉम कस्टमर ट्रांसपोर्टेशन टू द स्टोर। क्लियर है। तो ये आ जाता है आपका डाटा कलेक्शन के बीच में। क्लियर है। चलिए आगे आप पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे वाली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमने पढ़ा डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन को पढ़ने के बाद हम चलते हैं आगे वाली स्लाइड के ऊपर। क्लियर है।
तो इसमें आता है हमारे पास एमिशन कैलकुलेशन। एमिशन की कैलकुलेशन हम करते हैं। हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कार्बन एमिशंस को, जो कि एसोसिएट होते हैं आपके किसके साथ में, ईच एक्टिविटीज यूजिंग एस्टेब्लिश्ड एमिशन फैक्टर्स और स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइड जो करते हैं बाय सप्लायर, उसकी एमिशंस की कैलकुलेशन हम करते हैं। हम कन्वर्ट करते हैं एमिशंस को ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे GHGs। GHGs का मतलब क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस का हम एमिशंस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इक्विवेलेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के एमिशंस में उसको कन्वर्ट करते हैं, और जो कि बेस्ड होता है आपका ऑन दियर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। जैसे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारा ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। फॉर इंस्टेंस एमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एमिशन फैक्टर्स फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको कहा था बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम, तब भी जो है हमारा बर्निंग होता है फॉसिल फ्यूल्स का, जो होता है एमिशंस जो होते हैं वो होते हैं। और क्या होता है हमारा फैक्ट्रीज में, जैसे कि बहुत ज़्यादा कार्बन का फुटप्रिंट निकलता है, तो ये आ जाता है आपका एमिशंस का कैलकुलेशन के बीच में। हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कन्वर्ट कर देते हैं किसके बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड्स के बीच में। और जो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स जो है होता है उसको हम एमिशंस के फैक्टर्स के मोड्स के ट्रांसपोर्ट में उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हमारे बहुत सारे जो पॉल्यूशन कंट्रोल के जो पॉल्यूशन जो कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे गाड़ियों में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है उसका जो है एक कैलकुलेशन किया जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हमारा पॉल्यूशन एंड कंट्रोल जो बोर्ड होता है वो पैरामीटर्स कुछ सेट करता है। उसके लिए क्या रहता है हमारा रहता है कि हम ये बताते हैं कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट जो हैं वो कितने निकल रहे हैं। तो उसके लिए कुछ चिट हमारे पास रहते हैं, हमारे पास एक सर्टिफिकेट रहता है जो हमारे को बताता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल का जो बोर्ड होता है वो हमारे को पॉल्यूशन चिट जो है प्रोवाइड करता है। कुछ इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कुछ डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि उसमें से एमिट कितना हो रहा है, एमिशन कितना हो रहा है आपका कार्बन फुटप्रिंट। क्लियर है? चलिए, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अब एनालाइज करते हैं हम डाटा को, जो कि आइडेंटिफाई करता है आपका हॉटस्पॉट्स को एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एमिशन, जिसमें रिडक्शन होती है आपकी थ्रू द सप्लाई चेन। और जनरेट करते हैं हम किसको, जनरेट करते हैं हम रिपोर्ट्स को, जो कि कम्युनिकेट करता है फाइंडिंग इंक्लूडिंग ब्रेकडाउन्स ऑफ एमिशंस बाई एक्टिविटी और स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। क्लियर है? ये एनालिसिस जो होती है ये रिवील हो सकती है दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एमिशंस के लिए जो आपका निकलता है ट्रांसपोर्टेशन से, और क्या आता है उसमें, पर्टिकुलर सप्लायर कंट्रीब्यूट्स आते हैं उसमें, और उसमें आता है आपका डिसप्रोपोर्शनैलिटीज ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इसमें आता है। क्लियर है? तो यह आ जाता है आपका एनालिसिस ऑफ रिपोर्टिंग या एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से हमारा फुटप्रिंट निकलता है। पहले उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि हाँ जी इतना फुटप्रिंट जो है हमारा निकल रहा है। उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट हम बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेटिंग टारगेट एंड एक्शन प्लान। अब हम कुछ टारगेट्स को जो है तो सेट कर देते हैं
कि हमारा ये टारगेट रहने वाला है कि हमने कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कुछ स्ट्रेटजीज को लेके आते हैं जिसके थ्रू हम कार्बन के फुटप्रिंट को जो है तो कम करते हैं, हमारे कुछ टारगेट्स रहते हैं, और उसके बीच में हम कुछ एक्शन प्लान्स लेके आते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ प्लान्स बनाते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो है, तो अपने प्लान्स बनाते हैं कि इतने इतने टाइम के बीच में हमारे को इस टारगेट को अचीव करना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज का जो है तो यूज किया जाता है, या जाता है आपका सेटिंग